हाय गाइस, दिस इज़ महमूद अहमद मंसूरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पायोनियर इंग्लिश क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 10th जनरल इंग्लिश एमपी बोर्ड के लेसन 9 द ट्रिब्यूट फर्स्ट। इसकी आज हम हिंदी समरी देखेंगे। हिंदी में हम डिटेल में क्या पूरी स्टोरी है, लगभग मैं कोशिश करूंगा कि वर्ड टू वर्ड आपको हिंदी समझ में आ जाए। स्टोरी को डिटेल में हम स्टडी करेंगे। ये वास्तव में एक कहानी है संयुक्त परिवार के बारे में कि किस तरह से जब संयुक्त परिवार टूटता है तो उससे कितनी तकलीफ होती है। आप जानते हैं कि संयुक्त परिवार जो है प्राचीन भारत की जो है एक महती विशेषता रही है, परंतु आजकल के भौतिकवाद, स्वार्थ और व्यक्तिगत स्वतंत्रता या स्वच्छंदता तथा महत्वाकांक्षा के कारण ये जो जॉइंट फैमिलीज हैं धीरे धीरे विकसित होने लगे हैं, या यह कह लें कि लगभग विकसित हो गए हैं। और परिवार के सदस्यों में जो आपस में आत्मीयता, प्रेम जो था वो काफ़ी कम हो गया है। ये एक ऐसे ही परिवार की कहानी है जो दो हिस्सों में बटी हुई है, द ट्रिब्यूट फर्स्ट लेसन 9 में और द ट्रिब्यूट सेकंड लेसन 10 में। ये ट्रिब्यूट फर्स्ट जो है इसमें हम कहानी के स्टार्ट से लेकर के वो जो अपने गांव पहुंचता है और उसका भाई उसको रिसीव करता है, और पार्ट 2 में बंटवारे के समय जो जॉइंट फैमिली बिखर रही है उस समय तीनों भाइयों के बीच जो बंटवारा होता है उसके बारे में वर्णन है। तो हम पहले भाग को देखते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में जो बेल आइकन का निशान है उसे भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा लेखक के बारे में जान लेते हैं। लेखक का वास्तव में ओरिजिनल नाम जितेंद्र नारायण दास है, जिनका जन्म 3 अगस्त 1953 को हुआ था, लेकिन वो अपने एक छदम नाम से या अपने एक पोएटिक नाम दास बेनूर के नाम से लिखते हैं। और इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड, जो बाल साहित्य अकादमी अवार्ड है वो उनको मिल चुका है। ये उड़ीसा से हैं और इनका जन्म कंडापाड़ा, नारायणगढ़ डिस्ट्रिक्ट, उड़ीसा में हुआ था। और बहुत अच्छे लेखक हैं, इन्होंने लगभग 100 से अधिक किताबें लिखी हैं और कई सारी कहानियों की किताबें भी लिखी है। तो उन्हीं कहानी में से एक ये द ट्रिब्यूट फर्स्ट और ट्रिब्यूट सेकंड है। बहुत ही मज़ेदार कहानी है। अब हम रियल कहानी को देखते हैं। लेखक एक गुमनाम व्यक्ति की तरह वर्णन करता है, अननोन पर्सन की तरह वर्णन करता है, लेकिन वास्तव में लेखक स्वयं ही है और वो स्वयं फर्स्ट पर्सन में अपनी बात को बताता है। कहानी स्टार्ट होती है। लेखक बताता है, जब मैं एक कार्यालय में अपनी टेबल पर पहुंचा, मेरी नज़र एक पत्र पर ठहर गई। इस पर मेरे बड़े भाई के छोटे छोटे अक्षर जो मेरे लिए अपरिचित थे, मैं देखकर स्तब्ध रह गया। एक लंबे समय के बाद उन्होंने मुझे पत्र लिखा था। इन तमाम दिनों में घर के लिए कोई पत्र न लिखने के कारण मैं भीतर ही भीतर सिकुड़ गया था, शर्मिंदा हो गया था, सर में से पानी पानी हो गया था। अपने विद्यार्थी जीवन में यह लगभग रोजमर्रा की बात थी, मेरा रूटीन अफेयर था। मैं यात्रा की परेशानी की चिंता किए बिना एक खटारा बस से दूर अपने गांव जाया करता था। मेरा घर, मेरा गांव, वे हमेशा मुझे शहर के उस मरणासन जीवन से अपनी ओर खींच लिया करते थे। अर्थात मेरा घर के प्रति बहुत अधिक आकर्षण हुआ करता था जब मैं विद्यार्थी था। अब जमाना बदल गया है और मैं भी बहुत बदल गया हूँ। मेरे चारों ओर ढेर सा मकड़ी के जाल बन गए हैं, अर्थात बहुत सारे कामकाज और बहुत सारी चिंताएं हैं जिनके कारण मैं अपने कार्यों में उलझ कर रह गया हूँ। लेखक बताता है, मैं भुवनेश्वर में पढ़ रहा था जहाँ मेरी नौकरी लग गई और अब इन 2 सालों में, 2 वर्ष पहले लगभग उनकी नौकरी लग गई है। 2 सालों में घर के बारे में एक बार भी मैंने नहीं सोचा। मेरे पत्र लिखने में लापरवाही के बारे में शिकायत करते हुए मेरी माँ ने भी कई बार मुझे पत्र लिखे और उन्होंने मेरे विवाह के पूर्व के दिनों का भी मुझे स्मरण दिलाया, मुझे याद दिलाई। फिर भी मैं आत्मसंतोष के उन स्तरों को तोड़ने में कभी समर्थ नहीं हो पाया। अर्थात कभी अपनी आराम तलब जिंदगी को छोड़कर कभी मैं गांव की तरफ नहीं गया, मैंने अपने घर वालों की तरफ ध्यान नहीं दिया। लेखक आगे बताता है, मैंने यह सिद्ध करने के लिए मौन साध लिया कि मैं बहुत व्यस्त हूँ और काम का बोझ बहुत अधिक है।
अब वह कोई शिकायत नहीं करती थी, अर्थात उसकी माँ ने उससे शिकायत करना बंद कर दिया था। शायद वो ये समझ गई थी कि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता है और उसकी स्थिति को वो अच्छी तरह समझ चुकी थी। आमतौर पर लेखक बताता है, मेरे बड़े भाई मुझे पत्र नहीं लिखते थे, वे मुझे कुछ भी चीज़ नहीं चाहते थे। बड़े भाई के रूप में अपने संबंधों के बदले उन्होंने मुझे कभी कुछ भी नहीं मांगा। उन दिनों जब मैं एक विद्यार्थी था, वो केवल एक चीज की पूछताछ मुझसे अक्सर किया करते थे और वह थी मेरी कुशल क्षेम, कि मैं ठीक ठाक हूं या नहीं। जब मैं कुछ दिन के लिए घर जाता था तो हमारे घर के पीछे के तालाब से वह मछलियां पकड़कर लाते और अपनी पत्नी से बढ़िया सब्जी तैयार करने के लिए कहते, क्योंकि मुझे मछली पसंद थी। जब मछली की मात्रा कम होती तो सिर्फ मेरे लिए ही तैयार की जाती। वह अपनी पत्नी से कहते, अर्थात मेरी बड़ी भाभी से कहते, बबूली के लिए सरसों के पेस्ट का प्रयोग करते हुए जितनी स्वादिष्ट सब्जी बना सको बनाओ। अब भी प्रेम और सहानुभूति के उसी स्वर के साथ वह वैसे ही व्यक्ति थे, उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ था, कोई भी चीज उन्हें बदल नहीं पाई थी। उनके साथ उनके बच्चे, माता, पिता, ढोर ढंकर, खेत गृहस्थी, सभी की कई सारी जिम्मेदारियां थी। वो सारी जिम्मेदारियां मेरे बड़े भाई पर थी, लेकिन वो कोई भी चीज उसमें बदलाव नहीं कर पाई थी। मैंने पत्र को सावधानी पूर्वक पढ़ा और उन्होंने मुझे घर आने के लिए कहा था। क्योंकि कुछ झगड़ा उठ खड़ा हुआ था। दो देवरानी और जेठानियों के बीच झगड़ा हो गया था, अर्थात मेरी दोनों बड़ी भाभियों के बीच झगड़ा हो गया था। हमारे धान के खेत, झोपड़ी और सारी चल अचल संपत्तियों का विभाजन हम तीनों लोगों के बीच होना था और इसीलिए मेरी उपस्थिति वहां पर अनिवार्य थी। यह मेरा दूसरा भाई, जिसकी बंटवारे में अत्यधिक रुचि थी और वो बंटवारे के लिए अड़ गया था। सेकंड नंबर का जो ब्रदर था, पिछला भाई, वो बंटवारे के लिए अड़ गया था। वह किसी भी सूरत में इसे चाहता था, अर्थात बंटवारा करना चाहता था। मैंने पत्र पढ़ना समाप्त किया। मैं ठंडे पसीने से भीग गया। मैंने अपने आप को असहाय, अनाथ पाया। एक प्रकार की हताशा मेरे मस्तिष्क में लंबे समय तक घूमती रही। कुर्सी पर असहाय रूप से मैं बैठा रहा। जमाई लेते हुए मैंने पूरी कोशिश की कि उस विचार को मैं हटा दूं, लेकिन नहीं हटा पाया। सायंकाल जब मैंने अपने होने वाले बंटवारे के बारे में अपनी पत्नी को बताया तो मैंने उसे पूर्णतः अविचलित पाया। अर्थात मेरे बंटवारे के बारे में अपनी पत्नी को बताने पर उसने जो रिएक्शन दिया वो अजीब था। उसने मुझसे सिर्फ पूछा, कब? जैसे कि मानो वह पहले से ही तैयार थी और इस घटना का इंतजार ही कर रही थी कि एक सप्ताह। मैंने जवाब में कहा, मतलब मेरी पत्नी पहले से इस चीज को मन में ठाने हुए थी, वो इसका इंतजार ही कर रही थी। उस रात मेरी पत्नी ने मुझसे अनेक प्रकार के सवाल किए। हमारा हिस्सा कितना होगा और यदि हम उसे बेच दें तो हमें कितना पैसा मिलेगा। मैंने कुछ समय तक कुछ नहीं कहा, परंतु उसे संतुष्ट करने के लिए अंत में मैंने अनुमान से कहा कि 20,000 रुपये के लगभग होना चाहिए। वह मेरे नज़दीक आई और बोली, हमें गांव में जमीन की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जमीन का क्या करेंगे? हम उसे बेच दें और पैसा ले लें। ध्यान रखना, जब तुम उसे बेचो तो पूरे 20,000 रुपये मुझे ला कर देना, मैं उसका उचित उपयोग करूंगी। तुम जानते हो कि हमें फ्रिज की बहुत ज़रूरत है, गर्मी आ रही है। तुम्हें साइकिल पर ऑफिस जाने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास एक स्कूटर होना चाहिए और शेष राशि हम बैंक में जमा कर देंगे। गांव में ज़मीन रखने से कोई फ़ायदा नहीं, हम उसकी देखभाल नहीं कर सकते और फिर हमारी ज़मीन से दूसरे लोग क्यों फ़ायदा उठाएं। अंधेरे में देखते हुए एक निरीह मेमने के समान उसकी सारी बातें मैंने सुनी, अर्थात एक असहाय व्यक्ति की तरह मैंने उसकी पूरी बात सुनी। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कोई कसाई कुछ बुदबुदा रहा हो और अपने चाकू की धार को तेज कर रहा हो और मेरे मांस के बड़े बड़े टुकड़े करने के लिए तैयार बैठा हो, इंतजार कर रहा हो और यह कहकर मुझे सांत्वना दे रहा हो कि मृत्यु के बाद एक बेहतर जीवन प्राप्त होगा। मैं बड़ा दुखी था। वे दिन बीत गए, वे भावनाएं समाप्त हो गई। जब घर शब्द मुझे बहुत अधिक भावुक बना देता था और स्नेह में जो शब्द था भाई,
इसमें कितना भाव भरा था, इस शब्द से मेरे भीतर कितना प्रेम उमड़ पड़ता था। इन सब चीज़ों को याद करते हुए मैं कमज़ोर और दुखी महसूस करने लगा। कहाँ चला गया हृदय, कहाँ गए वे दिन, कहाँ गई वह आज भावुकता। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता कि किस प्रकार एक अजनबी व्यक्ति इतना आत्मीय बन सकता है। अर्थात मैंने जो अपने घर वालों की तरफ से बेरुखी अपना ली थी, वो अब मुझे बहुत ज़्यादा अपनापन सा महसूस होने लगा। लेकिन मैं 2 दिन में सामान्य हो गया, उस धक्के को सहने का अभ्यस्त हो गया। बाद में बाजार में अपनी पत्नी के साथ चलते हुए जिन भिन्न भिन्न चीज़ों को वो खरीदना चाहती थी, उनकी कीमतों के बारे में पूछताछ की। फ्रिज खरीदना तो लगभग तय ही था, एक पुराना स्कूटर, एक स्टीरियो सेट, कुछ सोने के गहने। मैंने कीमतों की लिस्ट बना ली। वह अपने इरादों के बारे में मुझे बार बार स्मरण दिलाती रही और ढेर सारी बेचैनी और अधीरता के साथ वह यह सब पूछताछ करती रही। शनिवार की शाम थी। घर के लिए चल दिया। मुझ में वही पुरानी परिचित भावना को प्रेरित करते हुए वही खटारा बस थी, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। इसी खटारा बस में बैठकर वो अक्सर जाता था। शनिवार के दिन जाता था और मंडे को वापस लौटता था। तो मैं उस खटारा बस में बैठ गया। मैं ड्राइवर के ठीक पीछे की सीट पर कब्जा करने के लिए दौड़ा, जो मेरी प्री सीट थी। जल्दी में मेरा घुटना दरवाजे से बुरी तरह टकरा गया और मुझे चोट लग गई। ब्रीफ केस दूर जाकर गिर पड़ा और मेरी प्यारी माँ के लिए, जो मैंने भगवान लिंगराज के लिए प्रसाद का एक छोटा सा पैकेट खरीदा था, वो जमीन पर बिखर गया। मुझे लगा मानो सारी बस चीख चीख कर प्रश्न कर रही हो, कितने साल बाद वापस आए हो? अपने घर के लिए तुम्हारे हृदय में कोई कोमल जगह या प्यार नहीं है? उसको बनाए रखने की तुमने जरा भी परवाह नहीं की? ऐसे सवाल मानो मुझसे बस पूछ रही हो। इसके बदले में तुमने एक शहरू बहू बनने के लिए कसाई को बेच दिया। नाश हो तुम्हारा। अर्थात मुझे ऐसा लग रहा था कि वो बस जो है मुझ पर लानत भेज रही हो। ब्रीफ केस और मिट्टी से सने हुए पैकेट का सामान उठाकर बस और क्लीनर और कंडक्टर की ओर में बड़ी बेशर्मी से मुस्कुराते हुए बस में चढ़ा। जब मैं शाम को 5 बजे, जिसके बारे में मैंने पहले ही अपने भाई को लिखकर बता दिया था, मेरे बड़े भाई बस स्टॉप पर मुझे लेने के लिए उपस्थित थे। वे थोड़े हारे थके हुए लग रहे थे और उन्होंने बोला कि यह ब्रीफ केस मुझे दे दो, ये भारी होगा। उन्होंने मुझसे लगभग उस सूटकेस को या ब्रीफ केस को मुझसे छीन लिया, अर्थात जबरदस्ती उससे लिया कि तुम्हें ये भारी लगेगा, मुझे दे दो। मैं तो उनके चरण स्पर्श करना भी भूल गया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। वे मेरे आगे आगे चल रहे थे, अर्थात मैं उनको चरण स्पर्श करना भी भूल गया और ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ था। हम गांव की उस धूल भरी सड़क पर चल रहे थे। मुझे अपने बचपन के दिन याद आ गए। मैं शाम को ट्यूशन के लिए एक अध्यापक के घर जाने के लिए एक सड़क को आमतौर पर पार किया करता था। जब मैं पढ़कर वापस लौटता था तो अक्सर मुझे देर हो जाया करती थी, रात हो जाया करती थी, अंधेरा हो जाता था। घर वापस आते समय मेरे बड़े भाई बिना नागा किए, बिना भूल किए वहाँ रोज मुझे मिल जाते थे, मुझे वापस घर ले जाने के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि मैं डर जाऊं अंधेरे से। वे लालटेन और किताबें और कॉपियों का बैग सब कुछ मुझसे ले लेते थे। मैं उनके पीछे पीछे चलता जाता। यदि मैं पिछड़ जाता तो वो कहते, क्यों, तुम शायद थक गए हो, आओ मेरा हाथ पकड़ लो और मेरे साथ चलो। जब वे घूमने के लिए खेतों पर जाते तो वे कभी कभी मुझे अपने कंधों पर बैठा लेते थे। वो सारी चीज़ें मुझे एक चलचित्र की भांति याद आ रही थी। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा भाग 1 कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। इसके भाग 2 हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।